हेलो बच्चों, मैं हूं नेहा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें है सत्ता की साझेदारी का अर्थ, श्रीलंका की स्थिति, श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, हम इस सब को आगे पढ़ेंगे, बहुसंख्यावाद के परिणाम क्या क्या हुए। और दूसरे भाग में हम जो है बेल्जियम की स्थिति और वहाँ की समस्या के बारे में जानेंगे और वहाँ की सरकार ने क्या कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई और एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे श्रीलंका और बेल्जियम का। और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और उसका क्या स्वरूप है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सत्ता की साझेदारी का अर्थ। सत्ता की साझेदारी बच्चों क्या होती है? सत्ता की साझेदारी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हर एक समुदाय नागरिक का किसमें? सत्ता में, यानी कि लोकतंत्र में। अगर आपने लोकतंत्र को पढ़ा होगा 10th में अच्छे से तो ये समझा होगा कि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों की भागीदारी होती है तो ही जा कर के लोकतंत्र सफल होता है। अगर आप किसी एक तबके, एक समुदाय को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा मौके देते हैं तो ये बहुत बड़े चांसेस हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र असफल हो जाए। तो यहाँ पे मतलब एक चीज़ का ये बन रहा है कि समुदाय, जितने भी समुदाय हैं उस देश में, जितने भी तरीके के लोग हैं, सबको जो है इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल जो है राइट्स, अधिकार, सब कुछ जो है उनको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के द्वारा ही लोकतंत्र की सफलता संभव है। समाज में मित्रता और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें इस लाइन को तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक क्वाइड स्कूल में पढ़ रहे हैं और गर्ल्स और बॉयज़ में से किसी एक को जो है ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जा रही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर गर्ल्स को जो है ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जा रही हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, तो यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो इस चीज़ का विरोध करेंगे ही। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि दोनों को, यानी लड़कियों लड़कों दोनों को जो है बराबर अधिकार, बराबर जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बराबर जो है प्रायोरिटीज़ जो है दी जानी चाहिए। इसके बाद अगर हम जो है इस तरीके से शासन व्यवस्था को बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि टकराव कम होंगे। और इसका एक एग्जाम्पल हम अगर भारत में देखें तो हम ये देखेंगे कि भारत में जो शासन व्यवस्था है उसको कई पार्ट्स में, कई संस्थाओं में जो है बांट दिया गया है, जिसमें कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाएं काम करती हैं। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसके पास सत्ता की सारी ताकत है या फिर उसके पास शक्ति का पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से जब हम शासन व्यवस्था को बांट देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रीब्यूट करने का मौका देते हैं तो टकराव की स्थिति बिल्कुल कम हो जाती है। और जिसके कारण क्या होता है कि संविधान में शक्ति संतुलन बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि श्रीलंका की क्या कहानी थी। अभी तक तो हमने सत्ता की साझेदारी को समझ लिया, एक एग्जाम्पल भी देख लिया आपकी क्लासरूम का। अब हम समझते हैं कि श्रीलंका की क्या कहानी है। श्रीलंका बच्चों, ये आपने इंडिया का अगर मैप लिया होगा तो इंडिया के मैप के सबसे साउथ में अगर आप जाएँ, दक्षिण में जाएँ, सबसे नीचे जाएँ तो श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप मिलेगा। द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से पानियों से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका मिलेगा और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ठीक है। अब ये जो देश आप देख रहे हैं ये जो है हरियाणा के बराबर इसकी जनसंख्या है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 करोड़ लोग जो है यहाँ की जनसंख्या है और वो हरियाणा के बराबर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि इस जनसंख्या को किस तरीके से, यहाँ पे कौन कौन से समुदाय रहते हैं, कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं, तो इसे हम अब समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका के जातीय समुदाय, यानी कि वहाँ पे कौन कौन सी जाति रहती है, कौन कौन से वो धर्म अपनाते हैं, कितने प्रतिशत हैं, इस चीज़ को हम इसमें समझेंगे। तो
यहाँ पे जो है 2 जातियाँ हैं। सबसे पहली और प्रमुख जाति है सिंहली, जो कि 74% है, और दूसरे नंबर पे आती है तमिल, जो कि 18% है। ठीक है, और 18% भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी तमिल जो संख्या है, जनसंख्या है यहाँ पे, वो 2 भागों में है। एक वो जो कि श्रीलंकाई हैं, जो कि वहीं के मूल निवासी हैं, मूल निवासी तमिल हैं, और दूसरे तमिल वो जो कि 5% हैं और हिंदुस्तान से ले जाए गए हैं, जिनका नाम है हिंदुस्तानी तमिल। ठीक है, ये 5% हैं। और जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे, श्रीलंका पे शासन करते थे, तो वो वहाँ पे भारत मूल से जो है कुछ तमिलों को उठा करके श्रीलंका ले गए थे, और वहीं पे वो तमिल बस गए, जिन्होंने जो वहाँ के हिंदुस्तानी तमिल कहलाते हैं। जो सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। और इसके बाद जो है बचे हुए 7% लोग वो ईसाई धर्म को मानते हैं। ठीक है, और वो सिंहली और तमिल भाषा दोनों ही बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। तो इस आप पाई चार्ट में अगर देखें, माइंड मैप में देखें, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे 2 पार्ट्स में जातीय समुदाय बढ़ गई, एक सिंहली और एक तमिल। तमिल जो है आगे जाकर के 2 पार्ट्स में बढ़ गई, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। सिंहलियों की जनसंख्या है 74, जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल की संख्या है 18%, जो कि श्रीलंकाई और भारतीय तमिल में बढ़ के श्रीलंकाई तमिलों की प्रतिशत है 13% और भारतीय तमिल की प्रतिशत है 5%। और ये जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से वहाँ पे जातीय समुदाय की बनावट है, कितने लोग हैं, कैसे उनका जो है बंटवारा हुआ है। ठीक है, अब इस जो है मैप में आप देखेंगे तो ये जो येलो कलर के आप देख रहे हैं, ये है श्रीलंकाई सिंहली। ठीक है, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये सिंहली है। ऑरेंज कलर में आप जो देख रहे हैं वो श्रीलंकाई तमिल हैं, और ये डार्क ब्राउन कलर में आप जो देख रहे हैं ये है भारतीय तमिल। यहाँ पे भारतीय तमिल रहते हैं। और ये डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं ये है मुसलमान। ठीक है, तो इस तरीके से श्रीलंका में लोगों का बंटवारा हो रखा है, जातीय समुदाय का बंटवारा हो रखा है। अब हम बात करते हैं बहुसंख्यावाद। बहुसंख्यावाद के सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। बहुसंख्यावाद बच्चों एक तरीके का ऐसा वाद होता है जिसमें कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है उनकी बात मानी जाती है, जो लोग संख्या में ज़्यादा होंगे उनकी बात मानी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी बातें मानी जानी चाहिए, और जो कम जनसंख्या में हों उनको इस प्रकार के अवसर दिए जाने चाहिए कि वो बहुसंख्यावाद के बराबर में आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। श्रीलंका पे भी जो है अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद 1948 में अंग्रेज जो है श्रीलंका को भी आज़ाद करके चले जाते हैं। अब सिंहली समुदाय के नेता वहाँ पे ज़्यादा थे, सिंहली समुदाय जो है वहाँ पे ज़्यादा थे, तो वहाँ की जो नेता थे उन्होंने ये सोचा कि जो बहुसंख्या पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। उन कदमों में से एक था 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिंहली जो भाषा है वह ही राष्ट्रभाषा होगी। तो सबसे पहले तो हमने तमिल भाषी लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, और सिंहली का प्रभुत्व भी उन पे सौंप दिया गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि कॉलेज स्कूल वगैरह में जो है सिंहली भाषी लोगों को ज़्यादा अवसर दिया जाता था, ज़्यादा जो है उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती थी। नेक्स्ट जो काम उन्होंने किया कि उन्होंने जो है बौद्ध मत के जो लोग थे उनको संरक्षण प्रदान किया और उनको बढ़ावा दिया, जिससे नौकरी वगैरह में उनको जो है ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। तो ये जो है उन्होंने 1956 में जो कानून बनाए और उसमें जो प्रावधान लाए उसमें ये सारे काम उन्होंने किए। अब इसका परिणाम क्या होता है?
इसका परिणाम ये हुआ कि तमिल जो लोग थे वो अपने आप को बेगाना महसूस करने लग गए, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लग गए। और जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, धर्म के जो लोग हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दिया गया। तो ये जो है तमिलों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर के बिल्कुल असंवेदनशील है श्रीलंकाई सरकार। और यहाँ पे जो है तमिलों के साथ नौकरियों और अन्य फ़ायदों में भी भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट जो है क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसके वजह से तमिल जो लोग थे उनके अंदर आक्रोश भर गया, उनके अंदर जो है विद्रोह की भावना जो है बढ़ने लग गई और वो अपने लिए जो है संघर्ष करने लग गए। 1980 के दशक में जो है, जो आपने ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे देखा है इस स्लाइड में, वो यहाँ पे उत्तर और पूर्वी भाग में जहाँ पे ये तमिल लोग रहते थे, उन्होंने ये मांग करी कि स्वतंत्र तमिल इलम, यानी इलम का मतलब होता है सरकार, इलम की जो है मांग करी। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की जा रही थी, जहाँ पे कि तमिल जनसंख्या के लोग सबसे ज़्यादा रह रहे थे। वहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक सरकार की मांग करी, अपने लिए जो है स्थान की मांग करी कि हम जो है अब अपना अलग ही एक देश बनाएंगे, अपना एक अलग ही कंट्री होगी हमारी, जिसकी मांग वो सरकार से कर रहे थे। लेकिन सरकार ने जो है उनको दबाने की कोशिश करी, जिससे कि संघर्ष और बढ़ता गया, टकराव और बढ़ते गए। और ये टकराव इतना बढ़ गया कि वहाँ पे गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध क्या होता है कि अपने ही देश में अपने ही नागरिक एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, यानी 2 समुदाय या 3 समुदाय आपस में ही लड़ रहे होते हैं। गृह युद्ध का क्या परिणाम हो गया, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई और यहाँ से जो लोग पीड़ित थे वो यहाँ से भाग करके भारत देश में आ गए और वहाँ यहाँ पे जो है शरणार्थी बन गए। और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक हो। लोगों की जो जीवन शैली थी वो निम्न होती चली गई, गिरती चली गई। और 2009 में जा कर के ये युद्ध समाप्त हुआ। और इतने भयानक परिणाम केवल इस वजह से थे क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यावाद था। ठीक है, तो ये जो है एक पार्ट आपके केस स्टडी का ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट में हम देखेंगे वीडियो में कि बेल्जियम की क्या स्थिति थी और वहाँ की सरकार ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया, और फिर हम जो है एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।